नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेवा तीर्थ परिसर के नामकरण का अनावरण। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी करेंगे औपचारिक उद्घाटन। परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, वित्त, रक्षा समेत कई मंत्रालय होंगे स्थानांतरित। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का समापन आज। दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्राइवेट मेंबर बिजनेस कार्य सूची में शामिल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गरमाया। चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को किया तलब। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने स्पष्टीकरण देने के निर्देश। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तारिक रहमान बन सकते हैं नए प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगले महीने तक ईरान से परमाणु समझौते की उम्मीद। नहीं हुआ तो ईरान के लिए हो सकती है भयावह स्थिति उत्पन्न। और आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत का विजय अभियान जारी। दूसरे मैच में नामीबिया को 93 रन से हराया। ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। रविवार को कोलंबो में पाकिस्तान से होगा सामना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 तथा कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नवनिर्मित सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय होंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, संस्कृति, विधि एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, रसायन एवं उर्वरक और जनजातीय कार्य समेत कई मंत्रालय होंगे। कई दशकों से केंद्रीय मंत्रालय और कार्यालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अलग अलग इमारतों में बिखरे हुए थे। इससे कार्य क्षमता में कमी, समन्वय की चुनौतियां, रख रखाव की बढ़ती लागत और उपयुक्त कार्य वातावरण की कमी जैसी समस्याएं सामने आती थीं। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा और प्रशासनिक कार्य एक आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित ढांचे में संचालित होंगे। दोनों परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, संरचित सार्वजनिक इंटरफेस जोन और केंद्रीकृत रिसेप्शन हैं। ये सहयोग, दक्षता, पारदर्शी शासन, बेहतर नागरिक सहभागिता और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगे। भवनों को 4 स्टार गृह रेटिंग के अनुसार डिजाइन किया गया है। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च प्रदर्शन वाली संरचनाएं शामिल हैं। साथ ही स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज समापन होने वाला है। दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। संसद में आज परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी। ये रिपोर्ट गाइड्स के कौशल विकास प्रशिक्षण और व्यवसायिक प्रशिक्षण के जरिए पर्यटन के विकास पर आधारित होगी। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन के बारे में सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी देंगे।
इसके साथ ही दोनों सदनों में शुक्रवार होने के नाते प्राइवेट मेंबर बिजनेस कार्यसूची में शामिल हैं। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं शून्यकाल में सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने के मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को दिल्ली तलब किया है। चुनाव आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने सवाल किया है कि 5 अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर बार बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन फिर निर्देशों की अनदेखी क्यों की गई। लिहाजा अब मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती चुनाव आयोग के सामने कल पेश होंगी। आज नंदिनी चक्रवर्ती दिल्ली के लिए रवाना होंगी। और बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीएनपी 170 सीटों पर आगे चल रही है। ये जानकारी अनऑफिशियल गिनती और पार्टी टैली के अनुसार है। प्रतिद्वंदी जमाते इस्लामी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी है। बांग्लादेश में साल 2024 में हुए आंदोलन के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं। लगभग 2 दशकों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीएनपी ने 2/3 से अधिक बहुमत हासिल करने का विश्वास जताया है और इस परिणाम को जनता का भारी जनादेश बताया है। इसके बाद बीएनपी के समर्थक उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हमें एक समझौता करना होगा, नहीं तो ईरान के लिए ये बहुत ही भयावह होने वाला है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है ताकि किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत के जीत का अभियान जारी है। टीम ने गुरुवार को दिल्ली में खेले गए मुकाबले में नामीबिया की टीम को 93 रन से हरा दिया। मैच में नामीबिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने ईशान किशन के 61 और हार्दिक पांड्या के 52 रन की बदौलत 9 विकेट पर 209 का स्कोर किया। इसके जवाब में 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। भारत अब अपना अगला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। और श्रीलंका टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। टीम ने गुरुवार के पहले मैच में ओमान को 105 रन से हराया। ये श्रीलंका की टी20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाबी पारी में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दी। नमस्कार। Thank you.